ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने किया था मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ मार्क्स एंड सोशल चेंज. फॉर मार्क्स इट इज़ नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड. मार्क्स के हिसाब से इतना काफ़ी नहीं है कि जो प्रीवियस डेटा था जिसमें हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिस्कस किया है, दैट कैन नॉट ओनली डिफाइन, मतलब दैट इज नॉट अ लिमिटेड थिंग विच कैन डिफाइन द वर्ल्ड. ही हैज़ अ प्लान फॉर चेंजिंग इट. उनको चेंज करने का भी उनके मन में है पर्सपेक्टिव. दस, हिज सोशोलॉजिकल थिंकिंग लार्जली कंसर्न्स द मैकेनिज्म ऑफ चेंज. तो उनकी जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग है वो ज़्यादातर चेंज को ही एम्फेसाइज कर रही है. टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज ही हैज़ डिलीवर्ड इट्स फेजेस फ्रॉम द फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ हेजल, द जर्मन फिलोसफर. तो और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोशल चेंज को समझने के लिए हेजल का जो प्रोसेस है उन्होंने जैसे समझा था, जिसके बारे में ये इन्होंने बात ऑलरेडी कर रखी है डायलेक्टिक्स का. दैट इज थीसिस एंड एंटीथीसिस विच combines and makes synthesis, and then synthesis and anti-synthesis which combinedly uh, creates this repetitive process of dialectics. तो इसको मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को जोड़ो और फिर एक थ्योरी निकली. फिर उसका भी नेगेटिव एस्पेक्ट, जो स्टेटमेंट बना उसका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होगा. इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं. That's how we actually understand. Then, change from one phase to the next was viewed by them as a state of revolution brought about by conflicts between old institutions and new productive forces. तो चेंज का क्या है कि चेंज तब आता था जब हमने पहले वाला जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो ओल्ड रूल्स है, उसको ब्रेक करके न्यू रूल्स पर हम लोग आ गए. ही नेम्ड द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन एज बॉर्जियोसिस रिवोल्यूशन. तो जो फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उनको ये एज बॉर्जियोसिस रिवॉल्यूशन का नाम देता है. अ, एक बार बस रिमाइंडर के तौर पर बता, बॉर्जियोसिस वो लोग हैं जो कि ओनर हैं, और प्रोलेटरेट वो लोग हैं जो कि वर्किंग क्लास है. देन Marx's concept of socialist revolution presupposes an era of shift from capitalism to socialism. मार्क्स का कहना है कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशन है जहाँ पर कैपिटलिज्म से हम सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ही एक्सप्लेन बोर्जियोसिस रिवोल्यूशन एज अ डिफीट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी. तो बोर्जियोसिस रिवोल्यूशन को कहा जा रहा है कि एरिस्टोक्रेसी जो है उसका डिफीट है ये. देन अरिस्टोक्रेसी क्या है बेसिकली, जहाँ पर यहाँ पर तो ओनर और वर्कर है. वहाँ पर ऐसे थे जो कि ये राजा और स्लेव वाले सिस्टम को डिफीट करके ओनर एंड वर्किंग वाले रिवोल्यूशन पे हम लोग अब आ गए. दिस डिफीट केम एट द एंड ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ कैपिटलिज्म. ये तब खत्म हुआ जब काफी एक एक बड़ा पीरियड खत्म हुआ ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म का. The overthrow of the bourgeoisie is on the other hand, जब हम बोर्जियोसिस को हटा दिया गया दूसरी तरफ, ओनली द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म. जब बोर्जियोसिस, ये जो ओनर लोग हैं, इनको हटाकर जो वर्किंग क्लास है उनकी भी बातों को कंसिडर करना शुरू किया गया, तो इसी को कहा जाता है कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट. इन फैक्ट मार्क्स कंसीव्ड इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लास एंटागोनिज्म इन कैपिटलिज्म. तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर क्लास फॉर्मेशन हुआ था और सबसे ज़्यादा एक क्लास को दूसरी क्लास से डिफरेंसेस और ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया, ये एंटागोनिज्म स्टार्ट हुआ, ये कैपिटलिज्म में ही होना शुरू किया गया. बिकॉज द न्यू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि जो जिस तरीके से ये जो न्यू फोर्सेस थे जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा था, ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था. देयर विल बी इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बिटवीन द टू क्लासेस. इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट हो गया था. किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं, बस सर्वाइविंग या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिल रहा है. दे शैल लीव द हैव नॉट्स एक्सट्रीमली एलियनेटेड एंड कॉन्शियस अबाउट देयर क्लास इंटरेस्ट. इसकी वजह से जिनके पास जो हैव नॉट्स थे, जिनके पास नहीं थी चीज़ें, उनको और ज़्यादा उन्होंने एलियनेटेड कर दिया और उनको कॉन्शियस किया अपने क्लास इंटरेस्ट को लेकर. दस socialist revolution according to Marx would be qualitative different from the revolution in the past, as it would for the first time after beginning of the history of inequality and exploitation usher in the stage of classless society with hope
विद अ होप फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, ये इससे पहले हुए हुए जितने भी रेवोल्यूशन थे उनसे अलग है, और अलग आउटपुट लेके आएगा, जिसमें क्लासलेस सोसाइटी बनेगी जो कि सबके फायदे के बारे में सोची जाएगी। देन नाउ वी आर शिफ्टिंग टू कार्ल मार्क्स एंड एलियनेशन। देन एलियनेशन लिटरली मीन्स सेपरेशन फ्रॉम। एलियनेशन का क्या मतलब है? अलग कर देना किसी चीज को, नॉर्मल चीज से अलग। द कॉन्सेप्ट एलियनेशन डिस्क्राइब्स द इंस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर। ये बता रहा है कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितना अलग फील करता है, और फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन और प्रोसेस। किसी सिचुएशन में या तो वो अलग फील करता है, या तो किसी प्रोसेस में वो सोच रहा है कि यार मैं तो मतलब कुछ अलग ही सेक्शन लग रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, इनके जैसा हूँ, सेम हूँ। मार्क्स हैज conceived of alienation as a phenomena related to the structure of those societies in which the producer is divorced from the means of production, and in which dead labor capital dominates living labor, the worker. तो इस चीज को जो है ना, एलिनेशन को कार्ल मार्क्स इस तरीके से शो कर रहे हैं कि इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है, जो कि एक्चुअली वो चीज़ बना रहा है, वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर में वो इंसान है ही नहीं जो एक्चुअली में उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और जो डेड लेबर है, जो कि मतलब जो डोमिनेटिंग पर्सन है, वो जो है वो डोमिनेट कर रहा है किसको? लिविंग लिविंग लेबर को, जो कि वर्कर है, उसको डोमिनेट कर रहा है। जो खुद काम वो बना भी नहीं रहा है, जो वो खुद कर भी नहीं रहा है, वो उसको डोमिनेट कर रहा है जो वो काम कर रहा है। In Marx' analysis of bourgeois society, there are two directly related but partially separable sources of alienation rooted in the capitalist mode of production. यहाँ पर भी कहने की बॉर्जियस सोसाइटी में भी अ, एक सेपरेशन है, जिसको हम लोग कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से इस फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज एलियनेशन इन द लेबर प्रोसेस इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द वर्कर। पहले में एलियनेशन किस में होता है? लेबर प्रोसेस में ही हो जाता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ना, वो ही सेग्रीगेट किया जा रहा है। मतलब कोई चीज़ बन रहा है तो उसी में एलियनेशन दिया जा रहा है। और दूसरा, द सेकंड इज द एलियनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम हिज प्रोडक्ट। और दूसरा एलियनेशन है कि उसको प्रोडक्ट से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग है ये इंसान, जो वर्कर उसको बना रहा है। दैट इज फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लेबर प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट बनेगा आखिर में, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि दो टाइप से बोर्जियस सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें दो तरीके से अंतर है। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है किस तरीके से बनेगा, उसमें इंसान को मतलब एलिनेट किया गया है। जैसे कि सपोज एक लैपटॉप बन रहा है, तो एक इंसान जो है वो सिर्फ जो कीबोर्ड के कीज़ हैं वो सिर्फ वो ही लगा रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो स्क्रीन गार्ड लगा रहा है मे बी। तो इस तरीके से प्रोसेस में वो डिफरेंशिएट है। तो अब उनका जो कंट्रोल है वो उस प्रोसेस में ही नहीं है कि वो कुछ अपनी मर्जी से चेंज कर दे उसको बनाने में। और दूसरा है जो इन रिजल्ट में, सपोज कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, उसको क्या प्राइस में बेचना है, जो इन रिजल्ट वाली चीज़ें हैं उसमें भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो उनका एक्चुअली प्रोडक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है। दिस इज हाउ द पर्सन इज फीलिंग एलियनेटेड। देन for the sake of convenience, Giddens refers to the former as technological alienation and latter as market alienation. इसी चीज़ को जो है ना गिडन्स रेफर करते हैं कि एक तो इंसान है जिस जो कि प्रोसेस में एलियनेट फील करे, उसको कहेंगे टेक्नोलॉजिकल एलियनेशन, कि टेक्नोलॉजी में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक स्मॉल चीज़ को पकड़ के उसी को रिपीटेटिवली कर रहा है। और दूसरे को कहेंगे जो दूसरा वाला है जिसमें इन रिजल्ट में एलियनेटेड फील कर रहा है, कॉस्ट डिसाइड करने में, नंबर ऑफ पीसेस डिसाइड करने में, उन सब चीज़ों को जो है ना उसको कहेंगे मार्केट एलियनेशन, कि मार्केट में क्या चीज़ के हिसाब से वो चीज़ अवेलेबल हो रही है। एज दिस इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनोस्क्रिप्ट पब्लिश्ड इन 1844, मार्क्स एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एलियनेशन। फिर इसके साथ साथ जब वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनोस्क्रिप्ट को मर्ज करके जब इसको मार्क्स देखते हैं, तो उनको कुछ और एस्पेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। फर्स्ट, द वर्कर इज एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। सबसे पहले तो वर्कर जो है अपने प्रोडक्ट से एलियनेटेड है। द प्रोडक्ट इन
in which he expresses and realizes himself does not belong to him. जो भी प्रोडक्ट वो जो भी पर्टिकुलरली वो काम कर रहा है वो उससे टोटली एक्चुअली बिलोंग नहीं करता. इट इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट एंड सोल्ड ऑन द मार्केट. ये वो क्या काम करेगा, कैसा होना चाहिए एग्जैक्ट, डॉट टू डॉट, स्टार्ट टू एंड कैसे करना है, वो कैपिटलिस्ट उसको बताता है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है. विथ विथ रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू कैपिटल ग्रोज. जब सरप्लस वो चीज़ बनने लग जाती है तो कैपिटल जो है ना वो ग्रो करने लग जाता है. एंड विथ कैपिटल द एलियन पावर विच कंट्रोल्स एंड डोमिनेट्स द लाइफ ऑफ द वर्कर. और इसी कैपिटल को बनाने के चक्कर में जो एलियन पावर है ये डोमिनेट करने लग जाता है वर्कर की लाइफ को. द मोर ही वर्क्स द बेटर ही प्रोड्यूस, द स्ट्रॉन्गर बिकम द एलियन पावर ऑफ द कैपिटल. जितना ज़्यादा वो काम करता है उतना ज़्यादा अच्छा वो प्रोड्यूस करता है, और जितना अच्छा वो प्रोड्यूस करता है उतना ज़्यादा ये जो एलियन पावर है डोमिनेट करने लग जाती है. Under the capitalist condition, the worker is alienated from the act of producing itself. और कैपिटलिस्ट कंडीशन में जो वर्कर है वो इसको कंप्लीट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो इस तरीके से वो एलियनेट होने लग जाता है. द मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ. सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो प्रोड्यूसर को एक्चुअली बिलोंग नहीं करती. जितनी काम हो रहा होता है सारी चीज़ें एक प्रोड्यूसर को ही बिलोंग नहीं कर रही होती. इट हैज़ बिकम अ कमोडिटी सोल्ड एंड बॉट ऑन द मार्केट. अब ये कमोडिटी बन गई है जो कि मार्केट में बिक रही है और खरीदी जा रही है. द कमोडिटी ऑफ लेबर पावर, इसे कहते हैं कमोडिटी ऑफ लेबर पावर. वो अपना काम करके अपने काम को, अपने लेबर पावर को ट्रेड कर रहा है पैसों के लिए. द बायर ऑफ द कमोडिटी द कैपिटलिस्ट डिटरमाइंस व्हाट द वर्कर डज एंड हाउ ही हैज टू डू इट. इसमें क्या है, जो कैपिटलिस्ट है वो डिसाइड कर रहा है कि वो क्या काम करेगा और उसको कैसे करना है. इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चर द वर्कमैन मेक्स यूज ऑफ द टूल इन द फैक्ट्री एंड मशीन इन द फैक्ट्री द मशीन मेक यूज ऑफ हिम. तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्री के टूल्स, और जो मशीन्स हैं मशीन्स को इंसान यूज़ कर रहा है, और इंसान मशीन्स प्रोडक्ट को बना रहे हैं. तो इस तरीके से वो अब बीच में मतलब मशीन आ गया और डायरेक्टली प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा. देन capitalist production alienated the worker from his being a member of the human species and from his humanity. ये जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन जिसमें लोग इतना सरप्लस बनाने में इन्वॉल्व है इसकी वजह से वो जो ह्यूमन स्पीसीज है ना उसी से अलग होते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी से अलग होते जा रहे हैं. एज बीइंग अ फेलो बीइंग विदाउट विद अदर ह्यूमन बीइंग. जबकि वो दूसरे लोग आसपास हैं लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बिकॉज वो सरप्लस बनाने में इतना ज़्यादा बिजी हैं. द सोशल एक्टिविटी प्रोडक्शन टर्न्स इनटू मीन्स फॉर द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस फॉर अर्निंग अ वेज. अब ये जो सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए थी, मतलब जो आपको अपने काम के लिए सिर्फ करना चाहिए था, बट अब ये बदलती जा रही है कि अब हमको पैसे जो कमाना है, हमने वेज कमाने के लिए हम इतना ज़्यादा उस काम में इन्वॉल्व है कि अब अपनी हमारी सोशल लाइफ ही नहीं है, कोई ह्यूमन स्पीसीज का इंटरेक्शन ही नहीं है. दिस implies the alienation from other human beings with whom he competes for scarce job. अब ये alienation इस फॉर्म में आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से compete कर रहा है क्योंकि जो जॉब्स हैं, जो काम है उसकी कमी है. देन तो एक बार इसको देख लेते हैं कि जो एलियनेशन है वो 3 फॉर्म में जो है मार्क्स एड्रेस कर रहे हैं. एक तो कि जो काम जब जो प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जब काम वो बनने का जो प्रोसेस है उसमें एलियनेशन है. एक इंसान एक प्रोडक्ट का एक छोटा-सा पार्ट हैंडल कर रहा है और उसी पर वो सिर्फ फ़ोकस कर रहा है ताकि सरप्लस प्रोडक्शन हो सके और कैपिटलिस्ट को मैक्सिमम फ़ायदा हो सके. नंबर 1. नंबर 2, जो इन प्रोडक्ट बनेगा मतलब फाइनल रिज़ल्ट उस प्रोडक्ट का कैसा होगा उससे जो ये जो इंसान है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस कितने ज़्यादा होंगे, कहाँ-कहाँ पर बेचा जाएगा, इन सब चीज़ों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. नंबर 3, अब वो ह्यूमन से ह्यूमन एलियनेशन भी फ़ील कर रहा है क्योंकि ये जो आपस में जो लोग हैं ये सिर्फ़ अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम वेज कमाने में फ़ोकस्ड हैं, और दूसरा वो एक-दूसरे से कम्पीट भी कर रहे हैं क्योंकि जॉब्स की भी कमी है. तो ये 3 तरीके से लोग एलियनेटेड फ़ील करते हैं. Dehumanization of labor in the process of production. तो द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये जो सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है ये बताती है फॉलोइंग द एडम स्मिथ मार्क्स डिस्टिंग्विशेस इन अ कमोडिटी टू एस्पेक्ट. एक कमोडिटी को दो तरीके से वो देखते हैं मार्क्स. दे हैव अ यूज वैल्यू एंड एन एक्सचेंज वैल्यू. एक ही जो हमारे पास कमोडिटी है उसके दो काम हो सकते हैं. एक तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम उसी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं फिर
किसी और चीज़ के लिए. कमोडिटी इज़ एन आर्टिकल. कमोडिटी एक चीज़ है विच कैन सेटिस्फाई वन और द अदर ह्यूमन नीड्स, इज़ अ यूज़ वैल्यू. वो चीज़ जो कि अब हमारी या फिर किसी और की काम पूरा कर सके, उसे यूज़ वैल्यू कहेंगे. एंड द एक्सचेंज वैल्यू और सिंपली द वैल्यू एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द यूज़ वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट लेबर इनकॉर्पोरेटेड इन द कमोडिटी. तो और जो एक्सचेंज वैल्यू है वो ये है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ. ये बन जाएगा अब ये कमोडिटी का पार्ट सेकंड, जिसे हम लोग कहेंगे एक्सचेंज वैल्यू. ये काम किया बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, बट मैं आपको ये काम करके दूंगा, उसके बदले आप मुझे दूसरा चीज़ दो. द measure is not the time which the individual labor may have spent, which may be above or below average. मेजरमेंट सिर्फ इज नॉट द टाइम. जो मेजरमेंट है वो सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग नहीं देखी जा रही, बट द एवरेज टाइम नीडेड ऑन अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. बल्कि इसके हिसाब से कि इस मतलब जो एवरेज टाइम है इसमें टोटल लगभग कितना प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं. वट मार्क्स कॉल द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम. जिसे मार्क्स कहते हैं सोशली नेसेसरी लेबर टाइम, कि मिनिमम इतना देर तो आपको काम करना ही है. फॉर द वर्कर दिस लेबर पावर हैज़ ओनली एन एक्सचेंज वैल्यू. एक काम करने वाले के लिए तो ये जो उसका लेबर पावर है उसका एक एक्सचेंज वैल्यू ही है. ही कैन नॉट यूज़ इट फॉर इट्स ओन पर्पस. वो अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कि जैसे कि उन्होंने किसी के लिए कुछ काम किया तो ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए भी यूज़ कर सकते, नहीं, उसके बदले वो ये चीज़ उनको वापस देनी पड़ेगी, और जो भी उनको प्रॉमिस हुआ है उसके लिए उनके काम करने के बदले एक्सचेंज वैल्यू वो मिलेगी. जैसे कि एक फैक्ट्री में एक इंसान जो है वो असेंबल करता है फ़ोन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें से एक फ़ोन रख सकता है. वो सिर्फ असेंबल करके उसको दे सकता है, और उसके बदले जो भी प्रॉमिस्ड वैल्यू उसको वेज प्रोवाइड होने के लिए हुआ है वो भी सोशली नेसेसरी लेबर टाइम में, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे. देन ही कैन नॉट यूज़ इट फॉर इट्स ओन पर्पस बिकॉज ही हैज़ नो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. वो खुद यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास खुद उसको प्रोड्यूस करने का ऑप्शन नहीं है. ही बट ही कैन सेल इट इन ऑर्डर टू मेक अ लिविंग. बट वो जो अपनी लेबर पावर है उसको बेच सकता है अपनी लिविंग मेंटेन करने के लिए. द एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड इन द केस ऑफ एवरी अदर कमोडिटी बाय द लेबर टाइम नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन. जो भी लेबर टाइम नेसेसरी है उसके प्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, उसके लिए उसको ट्रेड करता है. दैट मीन्स इन द केस बाय द कास्ट ऑफ द मीन ऑफ subsistence needed to maintain the worker and his children, the future worker. मतलब वो अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सके कि खुद चल जाए और उसके बच्चों का भी काम चल जाए. इस तरीके से इतना काम उनको करना पड़ रहा. तो इसमें इसको इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा डीह्यूमनाइजेशन है लेबर का. मतलब आप अपने यूज़ के लिए तो कर ही नहीं रहे हो. द वेज कवर ओनली वॉट इज नीडेड टू मेंटेन द लेबरर हिज वैल्यू. इतना ही वेज दिया जाता है ताकि उसको मेंटेन कर सके अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल विद देयर फैमिली. बट वॉट ही प्रोड्यूसेस इज मोर देन दैट. बट जो वो प्रोड्यूस करता है वो उस वेज से ज़्यादा ही होता है. द डिफरेंस इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू. अब ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जितना उसने प्रोड्यूस किया और जितना उसको पैसे मिले, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू. द कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट्स द सरप्लस. जो कैपिटलिस्ट है वो डिसाइड करते हैं, मतलब जो ये जो सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट रख लेता है. द कैपिटलिस्ट ट्राइज टू इंक्रीज द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू. कैपिटलिस्ट वो हमेशा चाहता है कि सरप्लस वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, विच कैन बी अचीव्ड इन टू वेज. दो तरीके से हो सकता है, जो कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, जिसे कहेंगे एब्सोल्यूट या रिलेटिव सरप्लस वैल्यू. एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वर्किंग डे. एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू कैसे हो सकता है, जब वर्कर से ज़्यादा देर तक काम करवाया जाए. बाय सच प्रोलॉन्गेशन द टाइम ऑफ सरप्लस लेबर इज एक्सपैंडेड. जिससे वो जो है ना जो लेबर का टाइम है वो बढ़ा देता है. दिस मेथड इज स्पेशली अप्लाइड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. ये जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं कैपिटलिज्म का, उसमें ऐसा कराया जाता है कि अपने वर्कर से आप थोड़ा ओवर टाइम करवा रहे हो. वी फाइंड इट स्टिल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया. अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको देखा जा सकता है. रिलेटिव सरप्लस वैल्यू अराइजेस फ्रॉम द curtailment ऑफ द नेसेसरी लेबर टाइम. जबकि रिलेटिव सरप्लस वैल्यू जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है कि curtailment ऑफ द नेसेसरी लेबर टाइम, जो नेसेसरी लेबर टाइम है उतना ही रहेगा. इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी. मतलब टाइम वही रहना चाहिए लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाओ. अगर आप 1 घंटे में पहले 4 बनाते थे, अब आप 6 बना के दिखाओ, तभी हम आपको रखेंगे. तो दूसरा तरीका ये है, या तो आप ज़्यादा समय तक काम करो, या तो आप उसी समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव होके दिखाओ. ये 2 तरीके से जो है इंसान, जो कैपिटलिस्ट है, वो अपना सरप्लस वैल्यू बढ़ाना चाहता है. Labor power is treated as a commodity in exchange
for which the worker may satisfy some of their most immediate needs. लेबर पावर को ट्रेड करके इंसान जो है ना अपनी इमीडिएट नीड्स पूरी कर सकता है. बट फॉर मार्क्स लेबर इट सेल्फ इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ. बट मार्क्स के हिसाब से ये जो लेबर है, ये जो काम कर रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ के अंदर. विदाउट इट ह्यूमन काइंड नॉट ओनली कैन नॉट सर्वाइव, इट इवन कैन नॉट बिकम ह्यूमन. अगर इंसान काम ही नहीं करेगा तो वो सर्वाइव तो करना छोड़िए, वो ह्यूमन भी नहीं कहला सकता, वो इंसान भी नहीं बन सकता. ह्यूमन लेबर इज इमेजिनेटिव, इट इज अ कॉन्शियस एंड नॉन इंस्टिंक्चुअल. ये तो ह्यूमन लेबर जो है वो एक इमेजिनेटिव थिंग है कि यार हमें ये काम करना पड़ रहा है, इंसान को काम तो करना ही पड़ेगा. ह्यूमन लेबर इज सोशल, जबकि ह्यूमन लेबर ना एक सोशल चीज़ है कि सबको ही करना है. इट इज सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू द प्रोडक्शन फॉर अदर एंड विद अदर्स. ये हमारे एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ आता है कि हमने जो प्रोड्यूस किया किसी और के लिए और किसी और के साथ. आइसोलेटेड इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन. जो एकदम सब सब लोगों से अलग है, सब चीज़ से अलग है, वो कैनॉट ही कैनॉट सर्वाइव. प्रोडक्टिव इंटरेक्शन विद नेचर रिक्वायर्स कॉपरेशन, डिविजन ऑफ लेबर एंड एक्सचेंज. जबकि एक प्रोडक्टिव इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ, ताकि कॉरपोरेशन के साथ काम कर सके नेचर और इंसान. डिविजन ऑफ लेबर एंड एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. देन बट द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर डज नॉट बिलोंग टू हिम. पर जो भी वो काम कर रहा है वो उससे बिलोंग नहीं करता, बट टू द कैपिटलिस्ट. अभी जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो कैपिटलिस्ट से बिलोंग करता है, कैपिटलिस्ट को बिलोंग करता है. हिज लाइफ स्टार्ट्स ओनली व्हेन द वर्क वर्क इज ओवर. अब इस इंसान का जो है ना वो लाइफ शुरू होता है जब काम खत्म हो जाता है. ही वर्क्स ओनली फॉर गेटिंग द मीन्स ऑफ लाइफ. ये काम कर रहा है अपना मीन्स ऑफ लाइफ चलाने के लिए, नॉट फॉर लाइफ इट सेल्फ. लाइफ जीने के लिए नहीं, मीन्स ऑफ लाइफ चलाने के लिए, कि यार अगर करूंगा ही नहीं तो जी ही नहीं पाऊंगा. दैट इज वॉट मार्क्स कॉल्ड एलिनेशन. इसी की वजह से एलियनेटेड फील हो रहा है कि यार आपका काम अलग चीज़ है और जीना अलग चीज़ हो गया है एकदम से. देन इसी को मार्क्स एलिनेशन कहता है. एलिनेशन इज एन ऑब्जेक्टिव कंडीशन इनहेरिटेड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. ये एक कैपिटलिज्म का तो एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ही है. फॉर मार्क्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नॉट ओनली अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. मार्क्स के हिसाब से जो हिस्ट्री मैनकाइंड का जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री नहीं है, बट ऑल्सो द इंक्रीजिंग एलिनेशन ऑफ मैन. ये जो मैनकाइंड की हिस्ट्री है सिर्फ क्लास स्ट्रगल नहीं दिखाती, बल्कि किस तरीके से लोग जो हैं एलियनेट होना शुरू हुए इसकी भी हिस्ट्री दिखाते हैं. डी एलियनेशन. मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एलियनेशन वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द मार्क्स. सिर्फ क्रिटिसाइज करना है एलियनेशन को, ये इंटेंशन नहीं था मार्क्स का. हिज एम वॉज टू क्लियर द पाथ फॉर रेडिकल रिवॉल्यूशन एंड फॉर accomplishing communism, understood as the reintegration of one's return to oneself and supersession of one's self alienation. तो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो एक रेडिकल रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें इंसान वापस खुद से जुड़ सके, और ये जो सेल्फ एलिनेट जो लोग हो रहे हैं ये चीज़ ना हो, लोग खुद से जुड़ सके, काम और लाइफ एक दूसरे से इंटीग्रेट हो सके. दिस सिचुएशन ऑफ द वर्कर or the producer does not latter sorry the situation of the worker or the producer does not alter by transforming private properties into stat properties. अब ये जो है सिचुएशन जो है ये अल्टर नहीं होगी जब तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना वो एक स्टार्ट प्रॉपर्टीज, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो और लोग जो हैं सबके लिए हर चीज़ अवेलेबल हो. सम फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन इन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन हैव देयर रूट्स इन द नेचर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेटेड डिविजन ऑफ सोशल लेबर, सो दैट दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द मेयर चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्शन. इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक्चुअली में जो कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, इनके पास ये है कि इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. मतलब रिसोर्स जो है इन्होंने पहले से ही जो बॉर्जियसेस हैं, जो ओनर्स हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखे हैं. Far from being an eternal fact of social life, the division of society also mutually interdependent and conflicting spheres. अभी जो देखा जाए तो सोशल लाइफ जो है उसमें अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि उसमें एक इंटीग्रेटेड रोल प्ले करते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लॉ, आर्ट, मॉरल, रिलीजन एक्सेट्रा. सोशल लाइफ इन सभी चीज़ों से मिलकर बनती है. एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ द इकोनॉमिक स्फेयर आर अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैरेक्टराइज एज सेल्फ एलियनेटेड सोसाइटी. जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर को वैल्यू दिया जा रहा हो वहाँ पर सेल्फ एलियनेटेड सोसाइटी बन रही होती है. द
De-alienation of society is therefore impossible without the abolition of the alienation of different human activities from each other. जो डी-एलिनेशन है वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग दूसरी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको एक दूसरे से एलिनेट करना बंद कर दें. देन मार्क्स एंड डिविजन ऑफ लेबर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें ये डिविजन ऑफ लेबर जो है वो इमाइल डरखाइम के साथ भी कोलैबोरेट करके आगे लाना है. थैंक यू.